नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिसेंटली भारत और जापान के बीच में जो समिट हुआ वो दोनों देशों के रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कोशिश हो रही है कि हमें एक देश के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो क्या था कि यहाँ पर जो समिट है वो तो भारत जापान के बीच में था, लेकिन प्रॉब्लम हो गई चाइना को। चाइना एक प्रकार से वार्निंग दे रहा, आप देख सकते हो खबर, चाइनाज वार्निंग रिवील्स व्हाट रियली हैपेंड एट मोदी तकाइची समिट। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार चाइना को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, चाइना ने क्या कहा है, क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहा है इस चीज को लेकर, और आगे क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 7 जुलाई से स्टडी आईक्यू पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी साल के लिए और कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट होगा। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है। इनफैक्ट यहाँ पर अलग अलग एस्पिरेंट्स के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो हमने निकाले हैं। जो भी आप चूज करना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, मोदी तकाइची समिट जो नई दिल्ली में हुआ, उसके बाद तुरंत रेस्पॉन्स आया चाइना का। मतलब इंडिया जापान ने जैसे ही कई सारे एग्रीमेंट्स दुनिया के सामने रखे, तुरंत बीजिंग की तरफ से कॉशन दिया गया, वार्निंग दी गई दोनों कंट्रीज को, कि बीजिंग का बेसिकली ये कहना है कि भारत और जापान किसी थर्ड पार्टी को टारगेट ना करें। ऑल्दो आप देखोगे तो जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है भारत जापान के बीच, वहां पर कहीं पर भी चाइना का मेंशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना को यह लग रहा है कि जो भी डील्स हो रहे हैं वो चाइना को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। और ये दिखाता है कि चाइना कितना ज्यादा कंसर्न है। ये दिखाता है कि चाइना को लगता है कि भारत और जापान की जो पार्टनरशिप है ये डायरेक्टली चाइना के इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री इंटरेस्ट को हार्म करेगा। खैर, इसके पहले समझिए बैकग्राउंड। भारत और जापान का हर साल एनुअल समिट होता है। अभी इस साल भारत में था, अगले साल जापान में होगा। पीएम मोदी जापान जाएंगे। तो ये 16th इंडिया जापान एनुअल समिट था, और इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से और जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची, उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स अनाउंस किए, और ये कई चीजों को लेकर था। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी रेजिलियंस, सेमीकंडक्टर, इन्वेस्टमेंट, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। और ये जो एग्रीमेंट्स है वो दिखाता है कि दोनों देश अपने रिलेशनशिप को इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बियॉन्ड लेना चाहते हैं। मतलब यहां पर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो चाइना तुरंत रिएक्ट कर रहा है। चाइना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, इसको ध्यान से पढ़िए। चाइना का कहना है दैट कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज शुड नॉट टारगेट थर्ड पार्टीज और क्रिएट एक्सक्लूसिव ब्लॉक। तो चाइना ये कह रहा है कि भारत और जापान मिलकर एक एक्सक्लूसिव ब्लॉक बना रहे हैं ताकि किसी दूसरे देश को टारगेट किया जा सके। बेसिकली चाइना अपने ऊपर ले रहा है, ये कह रहा है कि भारत और जापान जो चीजें कर रहे हैं वो हमारे ऊपर टारगेट किया जाएगा। देखो, ये वर्डिंग जनरली चाइना की तरफ से आता नहीं है, ये कोई कॉमन नहीं है। ये दिखा रहा है कि चाइना कितना ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। मतलब उसको लगता है कि इसकी वजह से जो उसका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो यहां पर कंस्ट्रेन हो जाएगा। एनालिस्ट का यहां पर मानना है, ये एविडेंस है कि चाइना को लगता है कि भारत जापान के जो इनिशिएटिव्स हैं वो डायरेक्टली इंडो पैसिफिक में जो जियोपॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसको कहीं ना कहीं लीवरेज लेने की कोशिश की जा रही है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली हुआ क्या था, चाइना ने यहां पर वार्निंग भी दी थी कि जिस तरह से जापान एक्ट कर रहा है वो सही नहीं है। क्या है ना कि एक्चुअली जापान की तरफ से ये बोला गया था कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो ये डायरेक्टली जापान के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की भी बात आ जाएगी, और इसको देखते हुए जापान को मिलिट्री रिस्पांस देना पड़ेगा। जापान ने कहा कि देखो, अगर आप ताइवान पर अटैक करोगे तो हम भी मिलिट्री जवाब देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है बीजिंग को ये चीज पसंद नहीं आई, और यहां पर आप देख सकते हो तुरंत चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट्स के ऊपर, कि जो भी सामान ड्यूअल यूज के लिए है, मतलब सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए जो सामान यूज किए जाते हैं, वो चाइना जापान एक्सपोर्ट नहीं करेगा।
तो इस तरह की हरकत अक्सर चाइना करता रहता है। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो भारत और जापान के बीच में डील्स हुए हैं, उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से चाइना चिंतित है। सबसे पहला है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स आप जानते हो आज के मॉडर्न इंडस्ट्रीज में नेशनल सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, चाहे लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल, रेयर अर्थ, सब कुछ। और ये हर एक चीज में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फाइटर एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, एआई चिप्स। मतलब कोई ऐसा सामान नहीं है आज के मॉडर्न जमाने में जहां पर इस तरह की जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका इस्तेमाल ना होता हो। और इसमें डोमिनेंस किसका है? चाइना का है। ध्यान रखिएगा, चाइना के पास भले ही उतने सारे माइंस नहीं है, चाइना दूसरे देशों में जाकर, अफ्रीका में जाकर माइनिंग करता है, लेकिन इसकी जो रिफाइनिंग है, प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वो सब कुछ चाइना के पास है। तो चाइना का पूरा डोमिनेंस आपको क्रिटिकल मिनरल्स में देखने को मिलेगा। और चाइना एक्सपोर्ट पर भी कंट्रोल लगाता है। जब चाहे चाइना यहां पर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देता है और जब चाहे उसको ओपन कर देता है। तो जाहिर सी बात है, पूरा जो दुनिया है उसको ये बात समझ में आ गई है कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और इसीलिए भारत और जापान के बीच में डील हुई है। डील किस चीज को लेकर हुई है कि दोनों देश मिलकर जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है उसमें ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन करेंगे, रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, स्टॉक पाइलिंग करेंगे, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम करेंगे। ऑल्दो डील के अंदर चाइना का नाम नहीं है, लेकिन इससे आप समझ सकते हो कि इशारा किसकी तरफ है। दूसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी आज के ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। मतलब कोई भी चीज होती है उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है? बेसिकली सिक्योर सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग, टेक्नोलॉजी, साइबर रेजिलियंस। कहने का मतलब यह है कि देखो, पहले क्या होता था ना कि जब हम नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते थे, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहां पर जो सामने वाला कंट्री है वो आपके ऊपर अटैक तो नहीं कर देगा, किसी दूसरे प्रकार की चीज़ें तो नहीं कर देगा। लेकिन अब मामला काफ़ी डिफरेंट हो गया है। अब यहाँ पर एआई की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो सामने वाले देश में डिसरप्शन ले आओ, इस तरह की चीज़ें करो। तो भारत और जापान एक ज्वाइंट रोड मैप अडॉप्ट करेंगे इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर। मतलब यहाँ पर जो रिसेंट जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हुआ है उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसको लेकर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी अगेन स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का हिस्सा बन गया है। देखो, भारत एआई में कहां कंट्रीब्यूट करता है? हमारे पास सॉफ्टवेयर टैलेंट है, एक काफी बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, डेटा कैपेबिलिटीज है। जापान कहां कंट्रीब्यूट करता है? उसके पास प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक्स है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। तो यहां पर दोनों देशों ने एग्री किया है कि वो अपना एआई कोऑपरेशन और ज्यादा डीपेन करेंगे, ताकि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ है उसको मजबूती मिल सके। मतलब भारत के पास अलग तरह का स्ट्रेंथ है, जापान के पास अलग है, दोनों मिल जाएंगे तो एक चमत्कार जैसा हो सकता है। तो ये एआई को लेकर। और जहां तक सेमीकंडक्टर कॉपरेशन है, तो देखो, सेमीकंडक्टर तो हर एक चीज में इस्तेमाल हो रहा है, स्मार्टफोन, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ में। तो जापान काफी बड़ा लीडर है सेमीकंडक्टर मटेरियल में और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे। और भारत की अगर हम बात करें तो हम अपना अभी डोमेस्टिक चिप फैब्रिकेशन, असेंबली कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कॉपरेशन की वजह से जो सप्लाई चेन है वो और ज्यादा मजबूत होगा। हम एक कंट्री के ऊपर, दैट इज चाइना के ऊपर, कम डिपेंडेंट रहेंगे। फिर डिफेंस कॉपरेशन में देखो, ये पहली बार हो रहा है और ये लैंडमार्क आउटकम आप कह सकते हो कि पहली बार भारत और जापान में डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ आर्म्स के परचेजिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो होना है हो जाता था, लेकिन पहली बार दोनों देश मिलकर ज्वाइंटली डेवलपमेंट करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी का। एक सिग्नल दिया जा रहा है स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट को और ज्यादा डीप करने का। अच्छा, इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी, दोनों ही देश अगर आप देखो तो मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। भारत की तरफ हम बात करें इंडियन ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहीं जापान की बात करें साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। तो चाइना यहां पर अपना नेवल प्रेजेंस हर एक रीजन में लगातार बढ़ाता जा रहा है अपना, और इसी की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न हो गया है। तो भारत जापान यहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ओपन सीलिंग, इन सबको और ज्यादा बल देंगे, इसको सपोर्ट करेंगे ताकि यहां पर चाइना इस तरह की हरकतें ना कर सके। और इसके अलावा आप देख सकते हो जापान ने इन्वेस्टमेंट पुश भी अनाउंस किया है। $10 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा भारत में। और लॉन्ग टर्म टारगेट यही है कि 10 ट्रिलियन येन, जो जापानीज करेंसी है येन, 10 ट्रिलियन, ये इन्वेस्टमेंट होगा आगे आने वाले दशक में। और कौन कौन से सेक्टर्स में? मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, एआई, मोबिलिटी। तो ये भारत का जो एम्बिशन है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, जापान अपना जो टाइज है उसको भारत के साथ क्यों मजबूत कर रहा है? कई कारण है। अगेन,
टोक्यो को भी तो भारत की आवश्यकता है। एक तो सिक्योरिटी, चाइना लगातार मिलिट्री एक्टिविटीज जापान के आसपास के समुद्र में करता जा रहा है, तो जापान को भी चाहिए कि एक भरोसेमंद रीजनल पार्टनर उसका हो, और भारत से बेटर पार्टनर क्या ही हो सकता है। फिर इसके अलावा इकोनॉमी, जापानीज फर्म्स चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं, तो भारत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यंग वर्कफोर्स है, एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इसलिए जापान आना चाह रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम जापान की मैन्युफैक्चरिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। एनर्जी की हम बात करें तो दोनों ही देश एनर्जी सप्लाई को और ज़्यादा रिलीजियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए जापान भारत के पास आना चाह रहा है। जहां तक सवाल है कि चाइना को डर क्या है, देखो कई सारे इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं उससे चाइना को कंसर्न हो रहा है। जैसे चाइनीज सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, चाइना का जो लीवरेज है क्रिटिकल मिनरल्स पर ये कमजोर हो जाएगा, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मजबूत होगी, डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है और कोलैबोरेशन और एक्सपैंड हो रहा है भारत और जापान के बीच में। यहाँ पर जो जापानीज इन्वेस्टमेंट फ्लो है भारत में वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। मल्टीनेशनल फर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है कि आप चाइना में अपना काम बंद करो और भारत की तरफ जाओ, एंड दैट इज वाई चाइना को अब यहां पर डर लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये जो चाइना की तरफ से वार्निंग आ गई है, और वो भी कुछ ही घंटे में। अभी तो भारत और जापान का समिट चल ही रहा था, एग्रीमेंट हुए ही थे, तभी तुरंत चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ गए। आई होप इसके पीछे का कारण आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा वो ओशन करंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जापान को वार्मर रखने के लिए? मतलब जापान जिस लैटिट्यूड पर है उस लैटिट्यूड पर बाकी के देश में ज्यादा ठंड होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर करंट की वजह से जापान थोड़ा सा वार्मर रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है। इसके कारण क्या है? उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी जस्ट हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन करिए, जिसके अंदर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब कुछ की तो हम तैयारी कराते हैं। इसके अंदर 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाएगा। प्रीलिम्स अगर आप मान लो क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये सब कुछ है। ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।